I think we should start. So हमने कल 4 थिंकर कर लिए थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला जो पोर्शन है, जिसमें हमारे 4 थिंकर हो गए थे। कौटिल्य वी डन राजा राम मोहन रॉय, वी डन सावरकर एंड देन वी डन गांधी। सो अगर इन 4 में से कोई भी आपका कुछ डाउट है तो आई कैन टेक डाउट, बिकॉज वी हैव टू डू अम्बेडकर। तो आज एक ही टॉपिक कर रहे हैं, तो वी कैन टेक डाउट आफ्टर द अम्बेडकर ऑल्सो। बट अगर अभी आपके दिमाग में कुछ भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। आई थिंक यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड कैन आस्क कोई डाउट। नॉट ओनली इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो पुराना हमने पोर्शन किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें भी अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन डू इट, आस्क। सो नोबडी हैज एनी डाउट? ओके, सो आई थिंक we also rethink on this issue, because first day we had 80 students and now the number is constantly decreasing, and I think this is not going to help us. There is some issue, I think that's why people are not joining, so we have to look into this. तो क्या आप बताइए क्या रीजन है कि इतना लोग से इतना लोग कैसे आ गए? स्टूडेंट्स, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल सर। आई गेस कुछ बच्चे यूट्यूब पे जो आपने वीडियोस अपलोड करी है बाद में देख लेते होंगे, ऐसा भी होता होगा जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते होंगे। वो आपकी बात सही है, बट एटलीस्ट क्योंकि एक अच्छा मतलब लाइव क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे वी हैव, सो तो उसका मुझे लगता है कि ठीक है, रिकॉर्डिंग वी हैड डन फॉर, आपने जो बोला उसी लिए हमने किया कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। बट लाइव क्लास का यार बेनिफिट क्या होता है ना कि इमीडिएटली आजकल तो हर चीज पे है। अगर अभी जो मैं आपको अंबेडकर पढ़ाने वाला हूँ, अंबेडकर मुझे लगता है मेरे से अच्छा बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। लाइव क्लास का मेन फायदा यही है कि उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, और एक ना इंटरेक्शन हो जाता है, और वो जरूरी होता है। उसी के लिए हम क्लासेस में, कोचिंग में इतना पैसा देते हैं, है ना। वरना तो लाइव आज के यूट्यूब पे तो सब कुछ मिल ही जाता है। सो दैट वाज द रीजन, एंड आई ऑल्सो वुड लव अगर ज्यादा लोग आते तो हमारा भी थोड़ा सा वो एक ना, मतलब आपको हौसला भी मिलता है, और एक जो आपका इंटरेक्शन होता है उससे बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं। आप जब कई बार बात करते हैं, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट एनलाइटेंड, जो कि मैं स्किप कर दिया था बीच में, मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन फिर किसी ने बोला कि ओके एनलाइटेंड अनार्किस्ट वाला वो पॉइंट समझाइए, तो इससे आप सभी को भी एक फायदा हुआ ना, तो वो आई थिंक बेनिफिट करता है। लेकिन ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अम्बेडकर। सो बेसिकली बाबा साहेब अम्बेडकर, एज यू नोन पॉपुलरली, was the person I think जिनके बारे में हम सब जानते हैं कुछ कुछ तो, बट उनकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो कितना डीप और कितना इन डेप्थ है, उसको अभी तक मुझे लगता है कि ना स्कूल्स में इतना पढ़ाया जाता है, ना ही अंडरग्रेड लेवल पे इतना अच्छे से किया जाता है। तो उसको थोड़ा सा हमको ढंग से समझना होगा, और उन पे क्वेश्चन तो यूजुअली हर बार आता है, बट मोस्टली क्वेश्चन तो वुड बी फैक्चुअल एंड दैट, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज पॉलिटिकल फिलोसफी व्हिच इज वेरी डीप एंड व्हिच इज वेरी रिलेवेंट। और जैसे आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो कि मार्क्स, गांधी, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, है ना? माय वॉइस इज फाइन, राइट? यू आर ऑडिबल। ओके, फाइन। सो जिस तरीके से मार्क्स और गांधी का हम रिलेवेंट बताए थे, एग्जाम्पल भी कुछ लिए थे, वैसे ही अंबेडकर इज वेरी रिलेवेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। तो बेसिकली अंबेडकर वाज he has a rare distinct to be a Dalit scholar, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम किया, और ही वाज अ ग्रेट दलित स्कॉलर, जो दलित्स के लिए और नेशन के लिए, बेसिकली इंडियन स्टेट के लिए भी बहुत काम किए। कॉन्स्टिट्यूशन उनमें से एक चीज है, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस जो उन्होंने दिया, रिजर्वेशन का जो कंसेप्शन है वो उन्होंने दिया। तो रिजर्वेशन पे आजकल बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, ठीक है, जो काफी बार इतना नॉलेज के साथ नहीं होती हैं, क्योंकि मोस्टली दे आर इंस्पायर्ड बाय टीवी डिबेट्स। बट इफ यू वुड गो इनटू अम्बेडकर एंड वुड अंडरस्टैंड द रेशनल बिहाइंड द रिजर्वेशन एंड द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, द आइडिया हाउ इट इज कनेक्टेड टू सोशल जस्टिस, एंड पर्टिकुलरली जो रोल्स बोलते हैं आफ्टर अम्बेडकर, वो रोल्स भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स अम्बेडकर से ही ले रहे हैं, ठीक है। So this, and I think this year in UPSC also they asked in PSI or optional this question of comparing roles and Ambedkar. So you can understand how Ambedkar is very important. Ki we had roles as a very rare distinction of being the philosopher in the 20th century who talking about justice. तो वैसे ही अंबेडकर को भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है। पर्टिकुलरली अंबेडकर भी कीप ऑन अबव, बिकॉज
ही वाज अ दलित स्कॉलर। दलित्स को हिस्टोरिकली एक इनजस्टिस फेस करना पड़ा है इस कंट्री में। वी हैड सीन कि किस तरीके से यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट द कौटिल्य आल्सो। तो कौटिल्य आल्सो कास्ट सिस्टम को बनाने के ऊपर काम करते हैं कि कास्ट सिस्टम रहना चाहिए, ठीक है। और वो एक जो हमेशा एक 4 कास्ट की हायरार्की इंडियन सिस्टम में रही है, तो उस हायरार्की में शूद्रास जो हैं, पर्टिकुलरली विद इन शूद्रास द दलित्स जो हैं, उनको बहुत नीचे रखा गया था। और इसी वजह से वो ना उनको संस्कृत पढ़ने की कभी इजाजत मिलती थी, ना इवन स्कूल जाने की भी इजाजत मिलती थी, वो मंदिर नहीं जा सकते थे। तो दीज आर द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वेयर अंबेडकर पिक्स अप। इवन अंबेडकर हिमसेल्फ हैड फेस्ड फ्यू डिस्क्रिमिनेशन इन हिज लाइफ, जिनमें से एक है उनका मंदिर का जो इश्यू है, मंदिर का। दूसरा, ये सब वो अपनी लाइफ से लेते हैं, अपने आसपास से लेते हैं। तो अंबेडकर के जब भी हम पढ़े तो अंबेडकर के स्टडी में उनका कॉन्टेक्स्ट का जो योगदान है, the society from where he is coming is very important. So if you would talk about his life, he was born in 1891, महार कास्ट में वो पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में, ठीक है। और as I said कि this context is very important. So Mahar caste was one of the मतलब untouchables में भी उनको मतलब the most discriminated in a way, and they used to basically work in British regiments and all. वो क्या काम किया करते थे। His father was headmaster in some military, British military and all. So थोड़ा उनको खुद को जो है वो फायदा मिला था कि उनके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनकी फैमिली का था। बट स्टिल एज वी टुडे आल्सो वी सी कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ दलित कास्ट, SC ST, इफ यू आर इन OBC, चाहे आप कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, स्टिल डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। द हायर कास्ट पीपल वुड नॉट अलाउ। सो एज एन स्टूडेंट हमारे लिए एक वो हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। बट इफ यू go into the villages, and most of you are coming from villages, you would see कि still these things are there. So you can imagine how Ambedkar was thinking at that time कि उनके टाइम पे वो देख रहे थे, अपने खुद के साथ होता है देख रहे थे कि किस तरीके से स्कूल में उनको दूसरी डेस्क पे बैठा दिया जाता था, ठीक है, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, कॉमन पानी नहीं पीने जाता था कॉमन कुएं से। तो ये सब चीजों से उनका पूरा पॉलिटिकल थॉट जो है वो इंस्पायर हुआ, ठीक है। सो बेसिकली उनकी लाइफ पे हम देखते हैं कि कुछ इंसिडेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद वो साहू जी महाराज, जिनका कल बर्थडे भी था, तो बर्थ एनिवर्सरी था, तो बेसिकली साहू महाराज जो थे वो वडोदरा में, बड़ौदा जिसको उस टाइम पे बोला जाता था, इफ यू नो, बड़ौदा में दिस जो एक मराठा का ही एक क्लैन वहां पे आके राज किया करता था। तो शाहू महाराज जो हैं वो बड़ौदा के राजा हुआ करते थे, एंड ही वाज बेसिकली वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द वे यंग अंबेडकर थॉट, कि उनको लगा कि इतना यंग इंसान इतना सेंसिटिव है अपनी चीजों को लेके, एंड उनके जो रीजन जो होता था, क्योंकि अंबेडकर ऑल्सो इज अ वेरी जस्ट लाइक वी हैड सीन इन राजा राम मोहन राय, अंबेडकर भी लिबरल थॉट से बहुत इंस्पायर्ड थे, बट उन्होंने लिबरल थॉट को अनक्रिटिकली नहीं लिया। वो बोले लिबरल थॉट इज नॉट कंप्लीटली एकदम सही चीज है, वी नीड टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं मार्क्सिज्म और बेसिकली ही इवन रोट he wrote this Buddha Marx पे a treatise on Buddha and Marx. This shows कि he tried to basically make a synthesis of Marxism, liberalism and the ideas of Buddha and all things. तो जिससे उन्होंने एक egalitarian conception दिया. So egalitarian means जो equality के लिए लड़े, जो equality का conception दे, तो he was an egalitarian thinker talking about the social justice and all things. So if you would go to साहू जी महाराज जो है, उन्होंने उनको scholarship दी थी, ठीक है, ताकि वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई कर सके। तो इवन साहू जी महाराज जब अंबेडकर वापस आ गए थे, तो साहू जी महाराज ने उनको बेसिकली उनको बहुत हेल्प किया था। उनके मूक नायक जो उनका एक मैगजीन निकला करता था, उसके फंडिंग में भी हेल्प किया था, और बहुत सारे जो अंबेडकर ने सोशल जस्टिस के कंसेप्शन बताए थे उनको अडॉप्ट भी किया था। तो कई बार साहू जी महाराज के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि वो वाज द पर्सन हु वाज basically a raja, and it is very typical of a king to basically talk about social justice, because we never had such instance. And you need to remember Sahuji Maharaj was the first person
वो बेसिकली अलाउड रिजर्वेशन लाइक सिस्टम आज हमारे पास है। एक इसी तरीका का सिस्टम रिजर्वेशन का साहू जी महाराज ने अपने राज्य बड़ौदा में भी अडॉप्ट किया था बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अंबेडकर एंड टेकिंग दिस गाइडलाइंस फ्रॉम अंबेडकर। सो ये कनेक्शन उनके बीच में था। तो हमारे जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट है उनका जो उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी थी। तो उनकी जो पीएचडी थीसिस थी वो थी बिकॉज if you know, Ambedkar was a well-versed person in economics, politics, sociology, philosophy। तो उन्होंने मतलब पीएचडी कर रखी थी, इकोनॉमिक्स में उनका पीएचडी था, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी, ठीक है। सो उनका जो पीएचडी पहला पीएचडी थीसिस था जिसको हम जानते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपी के नाम से, इट वाज 1923 समवेयर। सो वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी का पूछ लिया जाता है। बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से ब्रिटिश राज जो है, जैसे हमने देखा होगा एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की, अगर आप जानते हैं नौरोजी के टाइम पे ये दादा भाई नौरोजी के टाइम पे ये शायद उन्होंने दिया था ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्शन, जिसको काफी उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अडेप्ट किया था। बट अंबेडकर उससे एक कदम आगे जाके एक न्यू थ्योरी देते हैं जिसमें वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी की बात करते हैं। और ही वाज द पर्सन जिसने आरबीआई का सपना देखा था। सो यू कैन थिंक कि वो सिर्फ सोशल जस्टिस इस सेंस में नहीं है कि आज हम समझते हैं तो अंबेडकर जी को हम इसी चीज से अलाइन करते हैं कि ही टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन एंड ऑल थिंग्स, बट ही along with the reservation he was a very well versed economist also। उन्होंने आरबीआई के बारे में पहले थॉट्स रखे थे, उनकी पीएचडी थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बाकी उनके बहुत सारे काम थे जिन पे हम आई वुड ट्राई टू टॉक अबाउट देम ऑल। सो थोड़ा सा उनकी हम जर्नी के बारे में देखते हैं तो कई बार पूछ ली जाती है। तो उनका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने लिया था आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन वाज अ साउथ बोरो कमेटी बनी, जिसने 1919 के जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो जो रिफॉर्म्स आए थे उनमें इस कमेटी ने, साउथ बोरो कमेटी ने बेसिकली अपने सजेशंस दिए थे, जिसके आधार पे ही चेम्सफोर्ड बना था। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड से 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 आया था वो वहां से आया था। तो उसमें भी कई बार पूछा जाता था कि वो वाज द इंडियन थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो उसमें रिप्रेजेंट किए थे। तो ही वाज अंबेडकर। और वी वुड सी कि अंबेडकर बेसिकली, और कई बार अंबेडकर को इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी कॉलोनियल जो कमिटीज थी उनमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और उन्होंने ही वाज द काइंड ऑफ लॉ मेंबर इन दी आल्सो इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल। उनका रीजन ये था कि देखिए हम एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आजाद होने के बाद हम कैसा भारत बना रहे हैं, ये गांधी जी का भी क्वेश्चन था, ये अंबेडकर जी का भी क्वेश्चन था। और उन्होंने ये उसी टाइम पे सोच लिया। द अदर लीडरशिप वाज काइंड ऑफ नेहरू जी एंड ऑल थिंग्स, दे वर थिंकिंग इन दिस सेंस कि भाई जब भारत आजाद हो जाएगा तो उसके बाद हम सोच लेंगे कि कैसा हमको सिस्टम बनाना है, टिल देन वी नीड टू फाइट एक होके। बट अंबेडकर सेड कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमारा हाल हो जाएगा कि हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो बेटर जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं हमको कंसोलिडेट करना। तो कंसोलिडेशन ऐसे नहीं होगा कि सब एक है, एज सावरकर यस्टरडे आई सीन, हम एक नहीं है और हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, हमको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और कई बार ये बात एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि अंबेडकर पुट हिज कम्युनिटी अबव द स्टेट, and even Ambedkar has agreed on this point कि when I had to choose between the nation and community I would choose my community, and there is a region and you need to understand आप इस पॉइंट को एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमारा हमेशा ये होता है कि हम जो डिस्कोर्स चल रहा है ना न्यूज मीडिया में नॉल, उससे अलग जाके हमको स्कॉलरली रूप से हमको देखना होता है कि तथ्य से क्या है। और जब आप इस चीज को समझेंगे तो यू फाइंड आउट कि अंबेडकर ने क्यों कम्युनिटी को स्टेट के ऊपर रखा, क्योंकि उनके अनुसार जो इंसान जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसान की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ऐसा स्टेट बना के क्या फायदा, जैसे जर्मनी भी तो बना था, तो जर्मनी तो एक यूनिफिकेशन भी हो गया था, देन व्हाई हिटलर वहां पे आए, क्यों नाजी इतना क्रूरिटी वहां पे आया, क्योंकि उन्होंने ज्यूज को कभी साथ नहीं लेके आए थे। वहां पे एक हायरार्की का सिस्टम था, सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन का सिस्टम था। अंबेडकर ऐसा सिस्टम नहीं चाहते थे भारत में। उन्होंने बोला कि कास्ट एक प्रॉब्लम है इस देश में, हमको ये समझनी होगी और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम आजादी की बात नहीं कर सकते। और उसी चीज के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ
बहुत सारे जो कोशिश की कि किसी तरीके से ब्रिटिश सर से वो सोशल जस्टिस के काफी सारे लॉज बनवा पाए, और उन्होंने काफी वो सक्सेसफुल भी हुए थे। जब भी वो किसी भी कमेटी के मेंबर होते थे तो उन्होंने कास्ट हिंदुओं का जो डोमिनेंस था उसको खत्म करने के लिए दलित्स के लिए जितना वो इंश्योर थे वो किए। और एक इंपॉर्टेंट थिंक चीज हमेशा हमको याद रखनी है, अंबेडकर वाज द वन ऑफ द थिंकर जिन्होंने राइट्स की बात की। हम देखते हैं कि इवन गांधी वी टॉकिंग अबाउट ड्यूटी मोस्ट, फॉर गांधी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट अंबेडकर वाज द पर्सन हु टॉक अबाउट राइट्स। और वी ऑल नो लिबरलिज्म में राइट्स का कितना इंपॉर्टेंस है, तो हम देख सकते हैं कि अंबेडकर टेक दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर। सो वो जो राइट्स की बात कर, एक आप नाम याद रखिएगा, देन अंबेडकर वाज डूइंग हिज मास्टर्स इन अमेरिका, सो देयर वाज प्रोफेसर जॉन ड्यूई। सो ड्यूई का उन पे बहुत इंपैक्ट था, और ये कई बार पूछ भी लिया जाता था। ड्यूई जब बेसिकली ड्यूई, आपको अमेरिका में फिलोसफी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज अमेरिकन वर बेसिकली फाइटिंग ट्राइब्स, और वहां पे फिलोसफर इतने आपको नहीं मिलते, और जो भी फिलोसफर आप अमेरिकन के रूप में पढ़ते हैं दे आर माइग्रेंट्स हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू अमेरिका ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो जैसे बहुत सारे ज्यूस थे, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, हाना अरेंट थी, लियो स्ट्रॉस थे, दीज पीपल वर फ्यू पीपल वर माइग्रेटेड टू अमेरिका। सो उनको फिर अमेरिका ने, और आज भी हम जानते हैं कि अमेरिका में मोस्ट ऑफ द टैलेंट दैट इज बेसिकली immigrant from India and South Asian various places. So, but John Dewey was one of the person who had the rare distinction of being a philosopher. So, from America. So, Dewey जो थे वो उनसे अंबेडकर ने बहुत सारा इंस्पिरेशन भी ली थी, but Dewey was not the only person जिससे वो इंस्पायर हुए थे. The greatest impact on Ambedkar was of Buddha. And we would see कि how he given a new theory of Buddhism, ठीक है, नवयाना बुद्धिज्म को जिस तरीके से उन्होंने बात किया था, और विद इन बुद्धिज्म भी उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। तो हम थोड़ा सा उनका एक ये जो क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि 1919 में वो साउथ बोरो कमेटी में रहे थे। फिर 1920 में वो उन्होंने अपना जो मूक नायक है वो पहली बार, जो कि एक फोर्टनाइटली मैगजीन था जो मराठी में था, वो पब्लिश किया था। तो मूक नायक आप याद रखेंगे, ठीक है। एंड फिर उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 में ही, जिसको शाहू महाराज ने बेसिकली प्रेजाइड किया था। तो उसमें आया था, ये मैं आपको भेज दूंगा, एंड आई नो मैंने कल वाला नहीं भेजा, आई वुड सेंड बिकॉज मेरे को वो वक्त ही नहीं मिला, बट आई वुड सेंड। बट अभी आप इसको थोड़ा क्रोनोलॉजी में समझ लीजिए कि साउथ बोरो कमेटी में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर वो मूक नायक खोलते हैं, और 1920 में ही देयर इज ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस वो आयोजित करते हैं, जिसमें साहू जी महाराज को वो प्रेजाइड करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। देन ही फॉर्म बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इस बेसिकली अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको वो 1924 में स्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर आपका जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद ये 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा होती है, और 1927 में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट होते हैं। लुक एट दिस। तो वो क्या है, वो चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव तरीके से, और उन्होंने बाद में भी बोला है कि लेजिस्लेटिव तरीके से दलित लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। उन्होंने बोला है कि दलित्स को एजुकेशन, ही गिव्स दिस नारा जो कि हम सबको एक तरीके से फॉलो करना चाहिए कि एडुकेट और ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। यानी पहले आप एजुकेट हुई, फिर आप लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए जस्ट कोज के लिए, और फिर आप एजिटेट कीजिए अपने जो लेजिटिमेट डिमांड्स है उनके लिए। तो उन्होंने पहले एजुकेट किया अपने आप को, ठीक है। 1923 में शायद उनका पीएचडी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रोपी आ गया, ठीक है। एजुकेशन के बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई, कॉन्फ्रेंस आयोजित की 1920 में। तो यहाँ क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इट वाज अबाउट द एजिटेट। एजिटेशन वो कैसे करेंगे, पहले उन्होंने लेजिस्लेटिव तरीके से एजिटेशन का काम किया। तो 1927 में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेट होके जाते हैं, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट जो उनका फेमस सत्याग्रह आता है, जो आपको बहुत याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं महाद सत्याग्रह। महाद सत्याग्रह उन्हीं दिनों में होता है, जो एक बेसिकली 14 टैंक, कई बार पूछा जाता है, 14 टैंक वाज बेसिकली एक कॉमन टैंक था महाद गांव में, जहां पे होता क्या था कि सिर्फ कास्ट हिंदूज का मतलब जो हमको द्विजन भी बोला जाता है कई बार, जो ट्वाइस बोर्न होते हैं, ये नाम आप कई बार याद कर रखिएगा। ट्वाइस बोर्न क्या मतलब, बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसमें फॉलो किया जाता है कि जो हम लोग जो 4 कास्ट है उनमें से जो ऊपर वाली 2 कास्ट है, यानी क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, वो तो हमेशा ही रहती है। उसी के साथ में जो वैश्य है, जिसमें
जो बनिया एंड ऑल कम्युनिटीज को उन्होंने इस तरीके से जो इंक्लूड किया था, जो बेसिकली जो कॉरपोरेट्स आज के हैं जिस तरीके से, अगर उसको हम समझें तो इन लोगों जो व्यापार किया करते थे उन लोगों को उन्होंने रखा था, इन तीनों ऊपर वाली कास्ट को रखा था डिवीजन में, और शूद्रास को रखा था फर्स्ट बर्थ में। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि वो लोगों को ऐसा ना एजिटेट ना कर पाए लोग कास्ट सिस्टम के खिलाफ। तो ये जो एक डिवीजन हुआ था, लेबर का डिवीजन को कर दिया था, तो इट वाज नॉट जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, इट वाज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ। यह समस्या बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने कहा कि जो पहले वाले जो ऊपर तीन कास्ट, इनको ट्वाइस बोर्न का इस तरीके से कहा जाता था कि शूद्रा जो है वो पहली बार जन्म लिए और हम दूसरी बार जन्म लिए, तो हम प्योर होके आए हैं। तो तुम शूद्रा इस बार अगर तुम अच्छे से ऊपर वाली तीन कास्ट का सेवा करोगे तो अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण पैदा हो जाओगे। ठीक है, तो दिस यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हेजेमनी वाज क्रिएटेड। और हेजेमनी जब हम ग्रामसी पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हेजेमनी का एग्जांपल है इंडिया में कास्ट सिस्टम, कि किस तरीके से सपोर्ट लिया जाता था शूद्रा से ही, कि भाई हम तो, हमारा ही भाग्य का ये प्रॉब्लम है कि हम पहली बार पैदा हुए हैं, ये तो ट्वाइस बोर्न है, दूसरी बार पैदा हुए हैं, एंड दे कैन बेसिकली हम भी अगर अच्छे से सेवा करेंगे तो हम भी अगले जन्म में अच्छे कुल में पैदा हो जाएंगे। सो अंबेडकर वाज अगेंस्ट दिस थिंग्स। और इन्हीं में से एक चीज थी कि जो महज सत्याग्रह में करते हैं, महज सत्याग्रह इसीलिए करते हैं कि कुएं के पानी नहीं पीने जाता था दलितों को। तो उन्होंने बोला कि ये क्या बात हुई, we would do सत्याग्रह against this is very injustice, and you can see कि ये जो सत्याग्रह का आइडिया जो आता है वो गांधी जी से आता है उस वक्त। लेकिन you need to understand कि वो जो सत्याग्रह है उसके बाद अंबेडकर नेवर डन एनी बिग सत्याग्रह, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ऐसे आप जो गांधी जी बोल रहे हैं कि आप आत्मा को जगा के कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये कास्ट जो एक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गई है, और अगर लोगों को इस कास्ट सिस्टम से निकालना है तो वी हैव टू डू फ्रॉम ऑल द फ्रंट, हमको काम करना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव लॉ भी बनाने पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव में लोगों को भी लाना पड़ेगा, एजुकेट भी करना पड़ेगा। सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई सत्याग्रह से काम क्यों चलेगा? आपको फ्री में लेबर मिल रहा है, जिसको दलित आपके घर पे आके काम कर रहे हैं, आप क्यों ही उस सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे? ठीक है, तो ये उनका, उन्होंने वहां पे मनुस्मृति को भी जलाया महज सत्याग्रह के दौरान। तो ये मनुस्मृति की होली जलाने का एक आइडिया भी कई बार पूछा जाता है कि महज सत्याग्रह के बाद उन्होंने कि मनुस्मृति किसने जलाई थी और मनुस्मृति क्यों जलाई थी। ये वी हैड टॉक अबाउट यस्टरडे आल्सो कि इसने कास्ट सिस्टम प्रीच किया था, एंड ये आल्सो टॉक अबाउट many controversial things which are very regressive about the women। ठीक है, तो जो वीमेन है उनके लिए उसमें बहुत सारा गलत, क्योंकि वो पेट्रियार्कल टेक्स्ट था, बहुत पुराना टाइम पे था टेक्स्ट था, जिसको आज किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। देन उन्होंने पहला उनका मूक नायक तो पहले निकल गया था 1920 में, फिर उन्होंने बहिष्कृत भारत के नाम से एक मराठी मैगजीन और स्टार्ट की, और उसी में दो ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश किए, जिनका एक का था समाज समता संघ नाम, दूसरा का समता सैनिक दल। ठीक है, ये नाम आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, आई वुड सेंड यू। ठीक है, तो मुकनायक तो पहले था, अब बहिष्कृत भारत हो गया, और एक उन्होंने समाज समता संघ बना लिया, और दूसरा बना लिया समता सैनिक दल। ठीक है, इसके अलावा ही एस्टेब्लिश इन 1920 डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी बॉम्बे में उन्होंने फाउंड आउट की थी। ठीक है, और साइमन कमीशन के सामने भी वो रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे। 28 में भी ऑल नो साइमन कमीशन आए थे, ताकि जो अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा उसमें साइमन कमीशन को कुछ बेसिकली 35 एक्ट के लिए, क्योंकि ये 1919 के एक्ट में, ये पार्ट ऑफ आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी है कि 1919 का जो एक्ट आता है उसमें ऐसा बोला था कि 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में कैसे लाने हैं। तो वो साइमन कमीशन आता है, बट उसमें सारे मेंबर ब्रिटिशर्स होते हैं, जिसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट भी होता है, और उस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय मारे भी जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये बेसिकली लेकिन अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था दलितों के लिए क्या उनमें होना चाहिए। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट सत्याग्रह किया था, दैट वाज कलराम टेम्पल सत्याग्रह, जो नासिक में उन्होंने किया था टेम्पल एंट्री के लिए 1930 में। ये वाज उनका बस दो मेन सत्याग्रह होते हैं, बट द फर्स्ट वन मोस्टली वो महाज सत्याग्रह पूछा जाता है, लेकिन यू कैन टॉक अबाउट कलराम टेम्पल ऑल्सो, जो वो टेम्पल एंट्री के लिए। इफ यू नो, गांधी जी ऑल्सो डन टेम्पल एंट्री के लिए सत्याग्रह दलितों के लिए। तो वीज थी कि गांधी जी के ऊपर अंबेडकर का बहुत वो था, और इट वाज, अगर आप जानते हो तो नेहरू जी को जो कि किसको हमें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहिए, इसका सजेशन भी गांधी जी ने दिया था। तो आप देखेंगे कि मीडिया में बहुत बार ऐसी बहसें होती हैं कि अंबेडकर और गांधी तो एक दूसरे के दुश्मन थे। अरे भाई, आइडियाज में दुश्मन हो सकते हैं,
और आइडियाज तो अलग अलग हो सकते हैं और वो होना भी चाहिए, लेकिन एज पर्सन दे वर नेवर एनिमी। उनके आइडियाज और उनकी जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि गांधी जी एक्सेप्टेड मैनी टाइम्स कि दलित के ऊपर अगर कभी बात करनी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता इस देश में कोई अंबेडकर से बढ़ के है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को जिया है। इवन गांधी एक्सेप्टेड कि भाई ठीक है, मैं कितना भी बड़ा तो मुझे फिलोसफर मानो, दलित के मैटर में अंबेडकर ही होंगे। ठीक है, तो वो हमको समझना है कि, और एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक थिंकर का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम गांधी जी से स्पिरिचुअलिटी, स्वराज और ये सब सिस्टम ले सकते हैं, जिसको हम अंबेडकर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट दलित्स के बारे में जो आवाज उठा सकते हैं अंबेडकर, वो हम गांधी जी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी से तो हमारा एक सोसाइटी का निर्माण होता है, डिफरेंट आइडियाज जो आते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्न आता है उनकी लाइफ में 1931 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। इवन वो साउथ बोरो कमेटी में 1919 में जब जाते हैं तो भी ये याद रखिएगा, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं दलित्स के लिए। और फिर 1931 में तीन, बेसिकली 30 से शुरू होते, 30, 31, 32 तीन कॉन्फ्रेंसेज होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। तो पहली में भी अंबेडकर होते, दूसरी में भी, तीसरी में भी। तो ये भी कहीं मैं पूछा था कि कौन सा थिंकर था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था, तो वो अंबेडकर थे। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था दूसरी वाली 31 वाली में, जिसके अंदर बेसिकली गांधी और अंबेडकर की बहस होती है। बहस इस चीज पे होती है कि अंबेडकर चाहते हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दलित को मिले, इसके सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। आपको ये डिफरेंस समझना है, सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट और रिजर्व्ड सीट्स में क्या फर्क है। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि इलेक्शन जहां होंगे तो वहां पे 2 सीट होंगी, एक जनरल सीट और एक शेड्यूल कास्ट सीट। तो शेड्यूल कास्ट दलित सीट में क्या होगा कि सिर्फ दलित ही एक आपको इलेक्ट करना है और सिर्फ दलित ही वोट देंगे, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। और उसी इलाके में एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, उसमें क्या, उसमें सब वोट देंगे, दलित उसमें भी वोट करेंगे। तो इसमें क्या होता था सिस्टम की, अगर मान लीजिए हमारा एमपी जो ज्वाइंटली इलेक्ट किया गया वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो मेजोरिटी से वोट मिलेंगे, बाकी लोगों से वोट मिल जाएंगे, बट वो जो खुद से इलेक्ट किया गया उसको तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको दलित से ही इलेक्ट किया। तो वो अगर नेक्स्ट इलेक्शन में जाएगा तो दलित वोट नहीं मिलेगा, दलित के लिए काम नहीं करेगा। एंड one of the professor from JNU had done this research in his PhD, as a part of his PhD. This is very famous Professor Narendra Kumar. So he also worked upon this कि कितने issues उठते हैं पार्लियामेंट में, all things वो आप आगे जाके देखेंगे। This is not part of your CUET, but I just wanted to tell कि आप आगे जब आए JNU तो you had that thing in mind. So but तो अंबेडकर जो बेसिकली जॉइंट इलेक्टोरेट के खिलाफ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, बट गांधी वाज अगेंस्ट दिस। गांधी सेड कि नहीं, हम रिजर्व्ड सीट दे सकते हैं। रिजर्व्ड सीट का मतलब यह है कि कुछ सीट जॉइंट इलेक्टोरेट में हम रिजर्व कर दें, लेकिन अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, एक ही जगह सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तो ये है ना एक हमारा डिवीजन क्रिएट कर देगा सोसाइटी। और गांधी वाज सेइंग कि इस पॉइंट पे हम डिवीजन नहीं ले सकते, हमारी फाइट ब्रिटिशर्स से है। तो अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिए तो फिर कभी भी कास्ट हिंदू जो है वो कभी शेड्यूल कास्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो देखेंगे तो अलग से ही चुनाव हो रहे हैं इनके, हमारे में भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये एक हेटेड क्रिएट कर देगा। जिस तरह की हेटेड आज भी रिजर्वेशन की वजह से लोगों में क्रिएट की जा रही है, मीडिया और जो सोशल मीडिया की वजह से, विदाउट गोइंग इनटू फैक्ट क्या है क्या नहीं है। इवन इफ यू वुड गो बाय द फैक्ट द कास्ट सेंसस एंड ऑल आइडियाज आर कमिंग ऑन, यू वुड थिंक कि जो मंडल कमीशन ने जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, तो दैट एट दैट टाइम इट वाज इन पॉपुलेशन के उस सेंस में। ठीक है, तो टुडे वी वुड सी कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज की जो दलित ओबीसी उनको कंबाइनली मिलाया जाए तो दैट इज अराउंड 85 के % तुमको पॉपुलेशन मिलेगी, दलित एससी एसटी और ओबीसी को मिलाएंगे तो। And there we have 15% were unreserved. But the situation almost 75 year के बाद भी ये है, and you can verify these things कि हमारे almost 50% to 60% प्रधानमंत्री जो हैं that come from unreserved class. ठीक है, we had look into our judiciary, 60% of our chief justice are coming from that unreserved class. ठीक है, and then in civil services we have 40% people from unreserved. So this सोच कि किस तरीके से वो 15% के जो upper classes हैं, they had this hegemony on everything, they has dominance in everywhere. तो वो हमको समझना पड़ेगा कि क्यों 85% लोग पीछे रह गए। तो उसका रीजन अंबेडकर देते हैं, इसलिए रह गए कि उनको कभी पढ़ने नहीं दिया गया। और रिजर्वेशन का आइडिया भी इसीलिए लाया गया था कि पहले पढ़ने का और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले।
ठीक है। तो ये सब बातें आप यू वुड सी इन द पॉलिटी, बट अभी यहाँ पे हमारे लिए इतना ही है कि अंबेडकर ने तो बहुत अच्छे से इस डिमांड को रखा था 1931 में, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को, जिसको गांधी जी ने अपोज किया था। और उसके बाद होता क्या है, गांधी जी जो है येरवड़ा जेल में बैठ जाते हैं धरने पे, क्योंकि वहां से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रिटिशर्स इस डिमांड को और हिस्सा भी बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। बट फिर गांधी जी जब अनशन पे बैठते हैं, और यू ऑल नो जब गांधी जी सत्याग्रह पे बैठते हैं तो फिर पूरा देश एक हो जाता है। एंड तो अंबेडकर जो उनकी डिमांड्स थी वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेजिटिमेट थी, बट जब गांधी जी धरने पे बैठते हैं तो फाइनली वाइफ ऑफ अंबेडकर ऑल्सो बेसिकली उनको कन्विंस करती हैं कि यू शुड गो एंड टॉक टू गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड अंबेडकर जो है वो यू कैन सी कि हाउ पूरी थ्रू आउट हिज लाइफ यू वुड सी कि उनकी लाइफ में उनकी वाइफ का भी बहुत ज्यादा योगदान था। ठीक है, तो देन ही वेंट एंड पूना में ये वेरोडा जेल थी जहां पे एक पैक्ट होता है, उसको हम फेमसली जानते हैं पूना पैक्ट के रूप में। और फाइनली अंबेडकर जो है ये बेसिकली एक कम्युनल अवार्ड 1932 बोला जाता है, जिसमें ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का दिया जाता है। एंड कई बार ये पूछा था कि कम्युनल अवार्ड जो है कब दिया गया था, ठीक है, किसने दिया था। तो रामसे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, तो मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लिया था बट 1932 में। लेकिन फिर ये पूना पैक्ट के थ्रू ये रिकंसिलेशन होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में कि रिजर्व क्लास की डिमांड हम रखते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंबेडकर के बारे में हमें मानना है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अंबेडकर लेटर ऑन सेज कि वो एक बहुत लेजिटिमेट डिमांड थी, ये बिकॉज क्योंकि गांधी जी एकदम पूरा इमोशनली एक तरीके से लोगों को अपने पीछे कर लेते हैं, तो वो रीजनल तरीके पे उनकी जो डिमांड थी वो बहुत रेशनल थी। तो हमको ये छोटा सा याद रखना है। बट पुनः पैक्ट में ये सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़कर रिजर्व पे आ जाते हैं। ठीक है, देन 1936 में वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। ठीक है, और फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं काफी, ठीक है, उनको सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, और फिर वो एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कई बार पूछा था किसने बनाया, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी वो बनाते हैं 1942 में। ठीक है, और फिर वो वाइसराय काउंसिल में भी वहां पे जाते हैं इलेक्ट होके। ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो फेडरेशन है उसके थ्रू। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो बंगाल से जाते हैं। तो ये क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि बॉम्बे से वो शायद इलेक्शन लड़ते हैं बट वो वहां से हार जाते हैं, क्योंकि एज वी नो कि अंबेडकर एक कम्युनिटी के लिए आवाज उठा रहे थे, सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे थे, और जो सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाई इस देश में आज भी वो इलेक्शन नहीं जीत सकता है। और ये सिचुएशन उस टाइम पे भी थी। तो अंबेडकर बेसिकली देन वेंट फ्रॉम बंगाल कांग्रेस की ही टिकट पे, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं, और पहली जो कैबिनेट होती है उसमें लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं, जो पहली नेहरू की जो कैबिनेट थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। लेकिन फाइनली 1951 में, क्योंकि उनकी जो है ना वो कैबिनेट में आ गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट भी दिए, डीपीएसपी भी दिए, और बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, जिसको अम्बेडकर खुद कहते थे कि वी नीड अ ट्रिनिटी ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों जरूरी है। एंड देन ही टॉक अबाउट दिस की जो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो होलो है जब तक उसके बेस के ऊपर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। तो ये आपको याद रखना, ट्रिनिटी की जब भी बात है तो ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कई बार बोला था कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, वो फ्रेंच प्रेम्बल से लेते हैं। एंड देन सेकंड थिंग इज कि अंबेडकर टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या हुई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है वन पर्सन वन वोट, बट वन पर्सन वन वोट का कोई मतलब नहीं है जब तक हर एक इंसान को आप इक्वल ना करें। वो कैसे करेंगे आप? सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाके, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाके उनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी कीजिए, सोशल रिफॉर्म लाके कास्ट सिस्टम को खत्म कीजिए। सो अंबेडकर रोट हिज फेमस वर्क एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, एक लैंडमार्क टेक्स्ट है, जिसमें पहली बार कास्ट को इतने अच्छे से समझा गया। और उस टेक्स्ट में उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमको जो ये कास्ट इस तरीके से मेंटेन की गई है, कास्ट मेंटेन की गई है कि बहुत सारे शास्त्रों से, और एक जो जिस तरीके से ब्राह्मणी ट्रेडिशन काम कर रहा है उससे की गई है। तो हम तब तक कास्ट के जो ये इनएगलिटेरियन सिस्टम्स को खत्म नहीं कर सकते जब तक वो ब्राह्मणी
जो डोमिनेंस है उसको खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, वो जो सोच है उसको खत्म नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमको कास्ट सिस्टम को ही खत्म करना होगा। कास्ट सिस्टम खत्म होगा तो हिंदुइज्म जो है इगैलिटेरियन सिस्टम बनेगा। एंड ही ट्राई टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। हम 3 फेज पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जो है वो असेंबली में जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उस चीज में क्या होता है, वो शुरुआती पीरियड में वो चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव तरीके से, लॉ तरीके से, जैसे राजा राम मोहन राय कर रहे थे, सती के खिलाफ लॉ बनवाए थे, वैसे वो कोशिश कर रहे थे। बट देन ही अंडरस्टूड कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो सोचे कॉन्स्टिट्यूशन से शायद काम चले, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक है, सत्याग्रह कर लेते हैं पहले फेज में, सत्याग्रह से भी कुछ होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट भी दे देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। हिंदू कोड बिल भी लाते हैं। हिंदू कोड बिल 1951 में आता है, जिसमें वो हिंदू कोड बिल में वो बात करते हैं महिलाओं की इक्वलिटी की और कास्ट की इक्वलिटी की। और उसमें वो हिंदू कोड बिल में बहुत एडवोकेटली बात करते हैं कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में, डाइवोर्स में हमको रिफॉर्म चाहिए। बट ये हिंदू कोड बिल जो है, इसका जो कास्ट हिंदूज है, कास्ट हिंदू मतलब जो अपर कास्ट है, दे हैड बहुत खतरनाक विरोध किया। और फाइनली वन ऑफ देम वाज इवन राजेंद्र प्रसाद had basically went against this हिंदू कोड बिल। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि नेहरू इनिशियली वाज चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो, इससे क्या जो हमारा जो हिंदुइज्म को हम एक इगैलिटेरियन रिलीजन के रूप में स्थापित कर पाएंगे। लेकिन फाइनली होता है कि हिंदू कोड बिल नहीं पास होता है, और जब वो पास नहीं होता है तो अंबेडकर की उम्मीदें टूट जाती हैं, और वो 1951 में रिजाइन कर देते हैं लॉ मिनिस्टर के पद से। एंड देन ही फाइंड आउट कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। एंड देन उनका थ्योरी आता है रिलीजन का। एंड वो कहते हैं कि वो लिबरल्स के भी खिलाफ है, टू मच इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ है। वो कहते हैं सोसाइटी का रोल है, बट सोसाइटी का रोल सबऑर्डिनेशन में नहीं है, ठीक है, लोगों को हेल्प करने में है। तो फिर वो उस सेंस में जाते हैं रिलीजन के रोल पे। वो मार्क्सवाद के भी खिलाफ जाते हैं। वो कहते हैं मार्क्सिस्ट जो मार्क्स बात करते हैं कि रिलीजन को बहुत ही नेगेटिव टर्म में देखते हैं, अंबेडकर सर की इतना भी नेगेटिव नहीं है। अगर रिलीजन बुद्धिज्म जैसा है, और वी ऑल नो बुद्धिज्म का जो बेसिक टेनेंट्स है वो इक्वलिटी के बेस के ऊपर है, ठीक है, इवन वो तो इंसान और हर जानवर में इक्वलिटी का बात करता है, वो ऐसा रिलीजन है। तो अंबेडकर जो है वो ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म के खिलाफ जाके, क्योंकि इवन बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा जैसी चीजें आ गई थी, बट ही वेंट अगेंस्ट दिस थिंग्स। एंड फाइनली वो नवियाना बुद्धिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि बुद्धिज्म अपनाएं और ये कास्ट सिस्टम ऐसे खत्म नहीं होगा, सो वी हैव टू बेसिकली कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म। और बेसिकली वो कन्वर्ट भी करते हैं, और एक बहुत सारी एक दलित कम्युनिटी उनके साथ कन्वर्ट करती है, जो मतलब हिस्टोरिक कन्वर्जन माना जाता है। और ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन था। ये कन्वर्जन कई बार नेगेटिव टर्म में कहता था कि अंबेडकर को हिंदुइज्म में रह के रिफॉर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए था, वो कन्वर्ट क्यों किए। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंबेडकर ऑल्सो। थ्रू आउट हिज लाइफ ही टर्न्ड वर्कड अ लॉट, तो कुछ चेंज नहीं आया, तो फाइनली ही हैड टू टर्न टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, और फिर वो बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट करते हैं। इसी बीच में वो जब फाइनल डेज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी स्टेब्लिश करते हैं, जिसका भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उनकी फेमस राइटिंग्स में जब हम बात करेंगे तो यूरोपी पे हमने बात कर ली है। फिर उनका एक इंपॉर्टेंट काम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हमने बात की 1936 में हो गया था। थॉट्स ऑन पाकिस्तान थे 1940 में, और ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको कई अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है, ठीक है, पढ़ता कोई है नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि यू नीड टू गो इनटू द थिंग्स एंड देन ओनली फॉर्म, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हैज बेसिकली हमारा जो पूरे आइडियाज है वहीं से आते हैं, एंड वी डोंट इवन वेरीफाई द थिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अंबेडकर बहुत ही रेडिकली रूप से बताते हैं कि किस तरीके से वो सही थे इस अंडरस्टैंडिंग में कि ब्रिटिशर्स के साथ वो जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंडियन सोसाइटी एक नहीं है, देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी एंड इवन हिंदू आर नॉट वन। और जब पाकिस्तान बनता तो उनकी सोच को सही साबित कर देता है कि जब हिंदू और पाकिस्तान मुस्लिम्स अलग अलग हो रहे हैं, तो वैसे हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत समस्याएं हैं। एंड देन ही टॉक्स, एंड इवन यू वुड से कि he even in his lifetime he's tried to reconcile between Congress and Jinnah, because he did not wanted a divided Hindustan as it was known at that time. He don't wanted a divided India, but thoughts on Pakistan में बहुत रीजन में जाते हैं कि क्यों डिवाइड हुआ और किस तरीके से वो पूरा जेनेसिस था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। कई बार लोग इसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि लुक अंबेडकर वाज बेसिकली एडवोकेटिंग द डिवाइड, but this is not the case. If you would read this book, you would understand what he was saying. Then he has also wrote a paper on what Congress and Gandhi has done with the untouchables 1945 में, और ये बेसिकली वो क्रिटिसाइज करते हुए कांग्रेस को, कांग्रेस में जितनी भी पोस्ट देखेंगे, जो ऊपर की जो पोस्ट रखी हमेशा जो है प्रेसिडेंट हो या उसमें जो मोस्टली
कास्ट हिंदूज की बहुत डोमिनेंस होती थी। अंबेडकर सेठ कि जहां पे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है दलित्स को, वो क्या दलित्स की बात करेंगे। और वो सही भी थे इस चीज पे कि भाई रिप्रेजेंटेशन तुम कैसे करोगे जब तुम खुद ही वो नहीं हो। दिस आइडिया हमने पहले भी देखा है, जब वो रूसो बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का कोई सिस्टम नहीं हो सकता, एजेंट ही भेज रहे हो तुम, रिप्रेजेंट तो इंसान अपने आप को करता है। तो उसी आइडियाज के तरह वो कहते हैं कि कांग्रेस रिप्रेजेंट नहीं करेगी, हमको अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करना। फिर एक अनदर टेक्स्ट तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट, वो वर द शुद्धराज, जो 1946 में पब्लिश, आई वुड से एंड दिस थिंग्स, वो वर द शुद्धराज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता है। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया लास्ट डेज में उनके शायद डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था, द बुद्धा एंड धम्मा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो बताते हैं किस तरीके से धर्म जो है वो मार्क्स, कई बार बुद्धा अंबेडकर को मार्क्स से कंपेयर किया जाता है, और लेकिन वो इस थॉट में वो मार्क्स से भी ज्यादा रेडिकल है, आई बिलीव, कि वो कैसे रियलिटीज में जाके उन्होंने किस तरीके से बुद्धिज्म को टीनेंट्स को अच्छे से समझा, और वो रिलीजन को जिस तरीके से सामने लेके आए। और कुछ वर्ड आप याद रख सकते हैं, आइडियोलॉजिकली अगर देखें तो ही वाज अ प्रोग्रेसिव रेडिकल, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, और वो उस लड़ाई में काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना के, एंड देन ऑल थिंग। मार्क्स से भी काफी इंस्पायर थे, इवन उन्होंने मार्क्स के वक्त थीसिस ऑन फ्यूरबेक, जो मैं कल बात कर रहा था कि फ्यूरबेक वाज थिंकर फ्रॉम जर्मनी, जिसके ऊपर मार्क्स जो है वो लिखते हैं। बेसिकली फ्यूरबेक ने हीगल को काउंटर किया था डिवाइन डोमेन में, जो रिलीजन और गॉड वाला डोमेन था। सो यहाँ पे भी उन्होंने क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे काफी काम किया है अम्बेडकर ने, बट ही एक्सेप्ट दिस थिंग कि मार्क्स के ऊपर, इवन ही रोट अबाउट वन टेक्स्ट ऑन दिस मार्क्स एंड बुद्धा, but basically he was also inspired from everywhere, from liberal and from Marxist thought, and he was very near to Marx when it's come to the idea of social justice and his thought. ठीक है, but he went beyond Marx in Indian understanding कि तो Marx was writing उस टाइम जर्मनी में, एंड वी आर इन इंडिया, तो अंबेडकर ने उसको बहुत अच्छे से समझा। मार्क्स को हम एज ए चीज हम इंडिया में वो नहीं रेप्लिकेट कर सकते, ये लेफ्ट की भी समस्या है जिसको ही अंडरस्टूड वेरी वेल। रिलीजन पे हम उनके अंडरस्टैंडिंग समझ ही चुके हैं, कास्ट पे उनके अंडरस्टैंडिंग हम समझ ही चुके, तो कई बार पूछी जाती है। एनिलेशन कास्ट में एक चीज आएगी आपके लिए, एंडोगेमी और एक्सोगेमी का कंसेप्शन आता है, जो हम देखते हैं कि हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सिस्टम में हमने एक चीज देखी है कि अनट्रेसेबिलिटी में को जो है ना मेंटेन कैसे किया जाता है, शादी की तरफ, शादी के जो तौर तरीके हैं उससे, कि आप दो कास्ट मैरिज ही नहीं कर सकते, इंटरकास्ट मैरिज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और आप गोत्र से बाहर मैरिज नहीं कर सकते। तो जिस एक्सोगेमी का जो कंसेप्शन और एंडोगेमी का जो कंसेप्शन है कि कास्ट ही मैरी करेगा, अंबेडकर वाज अगेंस्ट दिस। और अंबेडकर ने एनिलेशन कास्ट में उनकी पहली डिमांड यही थी कि जो हमको ये जो पंडितिक रिचुअल जो है, शास्त्रार्थ जो है, मनुस्मृति को जलाना पड़ेगा और शास्त्रिक टेक्स्ट को जलाना पड़ेगा, क्योंकि अंबेडकर ने बहुत सारे उपनिषद पढ़ के भी ये रेशनल देने का प्रयत्न किया था कि जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्शन है वो रिलीजन में नहीं है, ये हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना पड़ेगा। अर्ली डेज में ही टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, बट अभी जो उस कॉन्टेक्स्ट में ही टॉक्स अबाउट कि जो एनिलेशन कास्ट में पहले उन्होंने बोला कि ये शास्त्रीय टेक्स्ट है, इनको जलाना पड़ेगा। ठीक है, और मनुस्मृति की होली उन्होंने जलाई थी, और बोले कि ये जो आपको ब्राह्मणिक, जब तक आप रिचुअल्स में ध्यान देंगे कास्ट हेरार्कीज खत्म नहीं होंगी, इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी। दूसरी उनकी चीज थी कि जो इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग है वो एक अच्छे ऑप्शन है। इवन गांधी जी एक्सेप्टेड दिस थिंग, और गांधी जी ने तो इवन उनकी जो यंग इंडिया का नाम वो हरिजन रखते हैं, और वो जो बेसिकली खुद अनटचेबिलिटी पे काम करना स्टार्ट करते हैं वो ओनली आफ्टर अंबेडकर से 1932 के पुणे पैक्ट के बाद ही आप देखेंगे। तो अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था गांधी पे। ठीक है, तो उसी चीज के ऊपर फिर वो अपनी बुक में कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कि इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटरडाइनिंग मतलब एक साथ बैठ के खाना, ये अच्छी चीजें हैं, ये होनी चाहिए। और साहू जी महाराज एक्सेप्टेड दिस थिंग, वो इंटरकास्ट मैरिज पे उन्होंने कलेक्टिवली करवाई थी, बहुत सारे लोगों की इंटरकास्ट मैरिज ऑर्गेनाइज करवाई थी साहू जी महाराज ने। लेकिन अंबेडकर कहते हैं अल्टीमेट तो यही है कि हमको ये जो हमारे दिमाग में जो हेजेमनी क्रिएट हो रहा है ब्राह्मणिक, इसको खत्म करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक पहले आया भी हुआ है कि व्हाट वाज द प्राइमरी जो एडवाइस थी अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, वो इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग से ऊपर जाके शास्त्रिक जो शास्त्रार्थ में जिस तरीके से इनको किया गया और अनुस्मृति की होली जला के ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को, उस जो इनएगलिटेरियन सिस्टम है जो बात करता है द्विजन की, ट्वाइस बोर्न की, इसको खत्म करना है। क्योंकि उनके अनुसार स्ट्रक्चर को खत्म करना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके दिमाग में हावी कर रखा है। उन्होंने ये चीज समझ ली थी कि कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी इंडिया में सर्वाइव सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि ब्राह्मण और अपर कास्ट चाहती है, इसलिए भी कर रही है क्योंकि हमने जो दलित है उन्होंने अपने आप को इंफीरियर मान लिया है।
दे थॉट कि भाई हमारा तो किस्मत में यही लिखा है, दे आर नॉट एजुकेटेड इन ऑल थिंग, तो अंबेडकर एडवाइस दिस थिंग। और यहीं से आके उनका एक इंपॉर्टेंट आइडिया आता है उनका राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। एज वी स्टडीड यस्टरडे, उन्होंने बोला था कि जो गांधी जी ने बोला था कि हमें स्वराज चाहिए, ग्राम स्वराज चाहिए, डिसेंट्रलाइज पंचायती राज चाहिए। अंबेडकर वांटेड अ सेंट्रलाइज्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अंबेडकर हमारे जो गांव है दे आर सिंक ऑफ लोकलिज्म एंड डैन ऑफ इग्नोरेंस है। कई बार ये वर्ड पूछ जाता है, डैन ऑफ इग्नोरेंस कैसे, हम देख नहीं रहे द वे खाप पंचायत वर्क्स, द वे हमारे गांव में आज भी हम देखते हैं कि जो दलित, और यू कैन कनेक्ट टू दिस, दलित हाउसेज जो होते हैं वो गांव के बाहर की साइड होते हैं मोस्ट विलेजेस में, ठीक है, चाहे हम कितने भी इगैलिटरियन बनने की कोशिश करें। और आज भी हमारा इंटरेक्शन दलित से एक लिमिट के साथ ही होता है, मतलब देयर इज अ इनविजिबल वॉल बिटवीन अस। तो अंबेडकर बोलते थे कि अगर हम ग्राम पंचायत के लेवल पे जाएंगे तो अगर उसको हम बेसिक यूनिट बना देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम कभी भी अनटचेबिलिटी को खत्म ही नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी खत्म करने का पहला और सीधा सब सिस्टम ही है एजुकेशन, और एजुकेशन अगर नीचे से आएगी तो फिर वो वही चीजें प्रीच करवाएंगे, रिचुअल, सेरेमनी और पूरा ब्राह्मणिक मेंटेलिटी। बट अकॉर्डिंग टू अंबेडकर हमको ऊपर से लोगों को बताना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो लिबरल टेंडेंसी है वो अंबेडकर में होती है, और वो इस चीज को लिबरल डेमोक्रेसी वो एक्सेप्ट करते हैं, बट नॉट द वे इट वाज इन वेस्ट। उन्होंने राइट्स को बहुत योगदान दिया, और उन्होंने डेमोक्रेसी को भी बहुत ज्यादा एक पीपल सेंट्रिक बनाने के लिए काफी सुझाव दिए, जिनमें से ये था कि दलित का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा हो, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा हो, इन सब पे उन्होंने काम किया, ठीक है। तो उनका ये आइडिया रखिएगा, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे, राइट्स बेस्ड सिस्टम में विश्वास करते थे। गांधी उनके अपोजिट डिसेंट्रलाइज पॉलिटी में विश्वास करते थे, जोशेनिक सर्कल में विश्वास करते थे। बाकी उनका सोशल जस्टिस का आइडिया जो है वो हमने देख लिया। ही टॉक अबाउट रिजर्वेशन, ही टॉक अबाउट कि एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितने दलित आए उससे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन वही कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर होल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको उनके जो थॉट्स हैं उनको बहुत गहराई से समझना जरूरी है, वो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरी हैं, तो यू कैन आस्क, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है? हेलो, आयुष, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कोई और किसी का कोई क्वेरी, कोई सजेशन? और बाकी आई वुड ट्राई टू, अंबेडकर ने बहुत लिखा है, ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उनका जो बुक है, बाकी मैं आई वुड सेंड, आज मैं सबका कोशिश करूंगा कि खत्म करूं, सब भेजूं आपको सारे। और आज हमने, अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी यहाँ हमारा खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हेलो। वेस्टर्न इंडियन, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए आयुष। आपकी आवाज नहीं आ रही यार, आप लिख दीजिए, आई थिंक यू हैव सम नेटवर्क इशू। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो इतना डिफिकल्ट था क्या कि आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा आपकी तरफ से? हाँ आयुष, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ भैया, एक वर्ड यूज किया जाता है अंबेडकर के उसमें, कि एक प्रैग्मेटिज्म एक टर्म है, उस टर्म को जरा प्रैग्मेटिज्म हम कल भी डिस्कस किया था। प्रैग्मेटिज्म बेसिकली जॉन ड्यूई से आता है। प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली, मैंने आपको बात की ना जॉन ड्यूई, एंड आई डिडंट यूज दैट वर्ड बिकॉज शायद हमने कल वो एक्सप्लेन भी किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोटिल। प्रैग्मेटिज्म बेसिकली क्या होता है, इट्स अ अमेरिकन फिलोसफी जो जॉन ड्यूई से आती है। जॉन ड्यूई का क्योंकि अंबेडकर के ऊपर एक इफेक्ट था, तो प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यू जस्ट डोंट डायरेक्टली ड्वेल इनटू द फिलोसफी, but you see the philosophy through the lens of your pragmatic situations, ठीक है। आप एक है ना बिल्डअप करते हैं अपनी छोटी बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो प्रैग्मेटिज्म है। अंबेडकर में हम देखते हैं व्हाट एवर ही राइट एंड थिंक, ही थिंक्स वेरी ओरिजिनली, ठीक है, कि ये कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से हम ओरिजिनली इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो दिस pragmatism is something that run throughout the Ambedkar story. I'm फायदा होता है लाइव क्लास का। आई एम ग्लेड आई मिस दैट वर्ड, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जॉन ड्यूई से आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का सिंपल मतलब आप अगर अभी समझे अभी के लिए, तो प्रैग्मेटिज्म पूरी एक फिलोसफी है जिसमें बुक्स लिखी गई हैं। आई रिमेम्बर 2-3 दिन पहले
there's a Professor Strode who is from America, I think Texas University. He has wrote some book on Ambedkar, and he came to JNU 2-3 days back to give a lecture. And Professor Vidhu Verma, अगर आप आते हैं तो she would be going to teach you political philosophy. She had chaired that. तो वहां पे pragmatism पे पूरा एक 2 घंटे का डिस्कशन हुआ था. तो pragmatism बहुत बड़ी philosophy, but for now you just need to understand pragmatism का एक आइडिया यही है कि practical experiences से आप अपनी थ्योरी बिल्डअप करते हैं, philosophy बिल्डअप करते हैं, ठीक है, और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि तो आप इसका वे फॉरवर्ड के तरीके से लोगों को हेल्प करें. जैसे अंबेडकर की होल फिलोसफी इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक. उनकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एकदम रिडंडेंट हो, ठीक है. और क्वेश्चन किसी का? हेलो, अच्छे बोलिए. हेलो, अच्छे बोलिए. हाँ भैया, डू अंबेडकर सपोर्ट लिबरल डेमोक्रेसी? अंबेडकर का देखिए, अंबेडकर का जो डेमोक्रेसी का आइडिया था, तो ही सपोर्टेड लिबरल डेमोक्रेसी इन अ वे, बट उसमें बहुत सारे रिफॉर्म उन्होंने बताए. पहली चीज उन्होंने कहा कि फॉर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट लिबरल डेमोक्रेसी ही सपोर्टेड, बट ही सेड कि लिबरल डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है. जिनमें से एक चीज है कि लिबरलिज्म जहां से आता है, लिबरल डेमोक्रेसी वेस्ट से आती है, वहां पे कास्ट का क्वेश्चन नहीं है, क्लास का क्वेश्चन है. क्लास डिफरेंट है. तो वो कहते हैं हमको अगर इंडिया में अडेप्ट करनी है तो हम सेम टू सेम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते. इसीलिए वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी के साथ मिला देते हैं. लिबरल डेमोक्रेसी इज मोर अबाउट पॉलिटिकल राइट्स एंड ऑल, बट अंबेडकर जब वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नथिंग विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो वो यही कह रहे होते हैं कि आपको उसके जो है ना सोशल इश्यूज को, कास्ट सिस्टम को भी ध्यान में रखना है और इकोनॉमिक चीज को भी डेमोक्रेसी को लाना है. तो हिज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम अंबेडकर रेडिकल डेमोक्रेट. जो आइडिया आप आगे देखेंगे तो लिबरल डेमोक्रेसी से भी आगे रेडिकल होता है कि व्हेन यू ब्रिंग इंपोर्टेड चेंजेस इनटू द डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियाज. तो दैट वाज अंबेडकर. बट हाँ, अगर आपसे सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा था, दे डोंट गो इनटू दैट टिप, सो यू कैन एक्सेप्ट दैट लिबरल डेमोक्रेसी वाला आइडिया जहां से वो बिल्डअप करता है अपनी थ्योरी. बट अंबेडकर हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? आई थिंक कोई और क्वेश्चन, सजेशन, एनीथिंग? तो वी वुड, हाँ गार्गी बोलिए. हाँ भैया, अभी जो आपने बताया था ना, वो जो कालाराम टेम्पल्स और जो वो मूवमेंट हुआ था, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है. वो टेम्पल एंट्री के लिए उन्होंने किया था. टेम्पल एंट्री बेसिकली क्या है कि यू वुड सी कि टेम्पल्स में दलित को पहले घुसने नहीं जाता था. बोला जाता था कि टेम्पल में आप आएंगे तो ये जो हमारा होली लैंड है, यहाँ पे ये अपवित्र हो जाएगा. तो अंबेडकर इस चीज के खिलाफ गए और उन्होंने कालाराम टेम्पल में, इट वाज 1930, नासिक में कोई टेम्पल था जहां पे अनुमति नहीं थी दलित को आने की. तो और इवन अंबेडकर फेस दिस इन हिज चाइल्डहुड आल्सो. तो अंबेडकर के दिमाग में वो था कि ये जो मेंटलिटी, अगर हम कास्ट सिस्टम को ब्रेक करना है तो हमको ये जो सिंबॉलिक चीजें इनको ब्रेक करना पड़ेगा, कि जैसे टेम्पल में एंट्री नहीं देना, कुएं से पानी नहीं पीने देना, ये सब चीजें जो अनटचेबिलिटी को मेंटेन रखती है. तो ये अस्पृश्यता का जो एक जहर है, इसको ऐसे ही हम खत्म कर सकते हैं. तो इसीलिए कालाराम टेम्पल, आप याद रखिएगा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट था जो अंबेडकर जी ने किया था. ठीक है, इवन गांधी हैज टेकन दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम अंबेडकर. और जब साउथ में, आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट टेम्पल मूवमेंट जो शायद नारायण गुरु किए थे साउथ में, तो उसमें गांधी जी देन सपोर्ट किए थे. तो इस तरीके से गांधी के ऊपर भी बहुत सारा योगदान अंबेडकर का. कई बार पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी चीजों में आप गांधी जी के ऊपर अंबेडकर का योगदान देखते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हरिजन जो आती है, हालांकि अंबेडकर वाज वेरी अगेंस्ट द वर्ड यूजिंग हरिजन. और एक बार पूछा जाता है क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अंबेडकर हरिजन वर्ड आप बना दिए ना, तो आप है ना रिलीजियसली उसको इस तरीके से कर दिए कि तुम उसको दया करोगे. और अंबेडकर टॉलरेशन के आइडिया के बहुत खिलाफ थे. किस तरीके से टॉलरेशन आइडिया, मतलब है ना टॉलरेट करेंगे. टॉलरेशन का आइडिया कई बार बहुत बड़ा चढ़ा के दिया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अंबेडकर इंडियन थिंकिंग इज नॉट अबाउट टॉलरेशन. इंडियन थिंकिंग इज अबाउट सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस. ठीक है, और उनको, आपको डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किस तरीके से करना है, इनइक्वालिटी खत्म करके. ठीक है, तो वो माइनॉरिटी की भी बात बहुत अच्छे से करते हैं. ही वाज द वन ऑफ द स्कॉलर जो मतलब हमारे पास बहुत कम स्कॉलर जो माइनॉरिटी पे लिखा है. तो अंबेडकर जो है वो कहते हैं, जब आपने गांधी जी ने हरिजन बना दिया ना, तो बेसिकली उन्होंने क्या रख दिया कि आप है ना दया करो उन पे, क्योंकि वो भगवान के बाशिंदे हैं, तो भगवान के लोग हैं.
तो आपको सच्चाई नहीं बता रहे। यही अम्बेडकर का प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये होता है कि प्रैग्मेटिज्म यूजेस द वर्ड्स विच आर वेरी मतलब नेगेटिव इन टर्म्स, बट आपके सीधे अटैक करें। तो वो दलित बोले कि दलित जब बोलोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये अनटचेबल है, ठीक है। अगर अनटचेबिलिटी है तो सिर्फ उसको तुम अनटचेबिलिटी ही बोलो, ताकि लोगों को सीधा अटैक हो कि ओ हरिजन बना दिए तो क्या मतलब है हरिजन बोलने का, कि बाशिंदे ऑफ गोड, गोड के बच्चे, तो गोड के बच्चे हैं तो फिर तुम अस्पृश्यता क्यों कर रहे हो, अनटचेबिलिटी क्यों कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। तो अम्बेडकर वाज अगेंस्ट दिस आइडिया। तो आप कालाराम वाला आपको याद रखना है और ये कॉन्टेक्स्ट भी याद रखना। कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं? ओके फाइन। सो हम कोशिश करेंगे कि तो मैं हेलो। आपको बुक, हेलो हाँ बोलिए। हाँ भैया, कह रहे थे भैया ना कि अम्बेडकर एक ऐसे चिंतक है जिनका मतलब जर्नल हुआ, समाज हुआ, पॉलिटिकल पार्टी हुई, और ऊपर से उनकी किताब और ऐसे या फिर जितने भी न्यूज पेपर थे भैया वो बहुत ज्यादा है, तो उसको याद करने वो की मैं कोई आपको मतलब भेज सिंपल दूंगा। ट्रिक नहीं है? वैसे मेन मैंने आपको जो बताया इनको ध्यान में रखिएगा, बाकी आप सेंड, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और आई ट्राई टू कंडक्ट दिस मॉक टेस्ट दैट आई प्रोमिस्ड यस्टरडे, प्रोबेबली इसी वीक में किसी दिन वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देयर विल बी अराउंड 75 क्वेश्चन होंगे उसमें, जैसे कि किसी यूटी एग्जाम में होते हैं उसी पैटर्न पे, बट इसमें सिर्फ WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसी के क्वेश्चन अभी वाले इस टेस्ट में होंगे। अगर आज बना पेपर तो आई वुड ट्राई कि आपको कल ही वो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, यू कैन टेक दैट पेपर, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लगे रहिए। शाम को पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास है जो शायद योगेश लेंगे, तो आप उसकी क्लास में भी, उनकी क्लास में भी आइएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों को भी बताइए कि जितना ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा आइडियाज हमारे साथ सबको हेल्प हो। जैसे अभी प्रैग्मेटिज्म का जो हमारे सामने सर अक्षय ने बताया कि प्रैग्मेटिज्म का जो आइडिया है जो कितना इंपॉर्टेंट है जिसने में, तो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि अच्छा लाइव भैया क्लासेस एक दिक्कत, हेलो हाँ भैया अक्षय। एक दिक्कत और थी भैया, जो एक वो एक दिन जो रात में 9 बजे जो क्लास हुई थी ना भैया पॉलिटिकल थ्योरी की, उसका वीडियो हाँ भैया यूट्यूब पे नहीं है। वो बेसिकली क्लास नहीं थी, वो एक डिस्कशन था, इसीलिए यूट्यूब पे नहीं डाला था। अपना अपने ग्रुप में है, यू आर इन द ग्रुप, हाँ हाँ ग्रुप में हूँ मैं। ग्रुप में देयर इज अ पर्टिकुलर रिकॉर्डेड क्लासेस करके है। तो मैंने वो कैटेगरी इसीलिए क्रिएट की ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो रिकॉर्डेड में इफ यू वुड गो तो वहां पे यूट्यूब की लिंक आएगी और उन्हीं में से एक छोरी वाली क्लास भी रिकॉर्डेड डाली हुई है, तो यू कैन गो देयर, ठीक है। अच्छा वो वो क्योंकि गीतिका गीतिका दीदी की क्लास है क्या? हाँ वो सभी ठीक लोग ठीक। हम बेसिकली डिस्कस किए थे। आई वाज आल्सो देयर, गीतिका वाज आल्सो देयर एंड एवरीबॉडी वाज देयर, योगेश वाज देयर। तो हम लोग, हर्ष वाज देयर, वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि कैसे चोरी करनी है। और आज एक्चुअल क्लासेस चोरी की आज शाम से है, आज शाम को 5 बजे आई थिंक ही वुड टेक द क्लास। वो मैं अभी इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। भैया हाँ गार्गे, भैया जो वो पूना पैक्ट में मतलब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मतलब लीव कर दिया था, वो क्या था, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे? दी गार्गी होता क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो आइडिया है वो अच्छे से 1931 में जब गांधी जाते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जाते हैं राउंड टेबल जो गोल में सम्मेलन होता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां 1931 में गांधी जी और अंबेडकर की बहस होती है और अंबेडकर बोलते हैं कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स का जो आइडिया था वो तो ये था कि जितना ज्यादा हम ब्रेक करें इंडियन सोसाइटी को उतना ज्यादा फायदा है, और गांधी जी गोट दैट आइडिया। वो बोले कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो आइडिया है वो हमको ब्रेक कर देगा। तो लेकिन अंबेडकर सेड कि नहीं, ये दलितों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगा। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है रैमसे मैकडोनाल्ड उस टाइम के प्रधानमंत्री होते वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अंबेडकर के आइडिया, और वो एक कम्युनल अवार्ड नाम से एक अवार्ड घोषित करते हैं। इट्स नॉट अवार्ड, कोई मोमेंटो नहीं है, बेसिकली ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं वो कि अब से दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। जो पहले माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए हुआ करता था, विमेन के लिए हुआ करता था, वो अब बेसिकली तो ये 1909 में स्टार्ट हुआ था कम्युनल अवार्ड का सिस्टम, 1909 के मार्लेमेंटो से स्टार्ट हुआ था, बट 1932 में ये दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। तब गांधी जी जो है वो उसको खिलाफ पूना में येरवड़ा जेल में उस टाइम गांधी होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं
कि अंबेडकर ने बोला और ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये हमारी सोसाइटी को ब्रेक कर देगा। ये हिंदुओं में देखो दो चीज थी, अंबेडकर की वे ऑफ रिमूविंग अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वाज बाय बीइंग प्रेगमेटिक, ठीक है, कि सच्चाई बताना लोगों को। गांधी जी वाज अबाउट, उनका तो हमेशा हर चीज में ये हुआ करता था कि सोल को सत्याग्रह करना, हमको सोल को एड्रेस करना सीधा जाके, कि ताकि मतलब दे एक्सेप्ट द अपर कास्ट कैन एक्सेप्ट कि लोअर कास्ट भी हमारा हिस्सा है और हम कोई ऊपर नीचे नहीं है, हम सब एक हैं। तो गांधी जी का वो था, तो गांधी जी वाज टॉकिंग अबाउट दैट। तो इसी वजह से जो पूना पैक्ट होता है उसमें फाइनली अंबेडकर वो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देते हैं, क्योंकि सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर वो नहीं मानते तो गांधी जी साइड अनशन पे ही वो डेथ हो जाती है उनकी, वो क्योंकि गांधी जी इन मामले में बहुत जिद्दी थे। तो वो जब अनशन स्टार्ट कर दिया तो पूरा देश पूरा उनके साथ फिर, तो इस सिचुएशन में फिर फाइनली अंबेडकर को वो एक तरीके से काफी बार इसको गांधी जी द्वारा किया गया एक इमोशनल ब्लैकमेल भी बोला जाता है, और इवन अंबेडकर टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, बट किसी भी तरीके से गांधी जी अपनी बात मनवा ही लेते थे। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ हिज पर्सनैलिटी की उनको बातें मनवानी आती थी। अरे वो फ्रीडम जीत लिए थे बिना किसी लड़ाई के। सो दिस इज व्हाट द पूना पैक्ट इज ऑल अबाउट, कि वो फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड अंबेडकर छोड़ दिए कि नहीं ठीक है, आप गांधी जी बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट कर लेंगे। रिजर्व क्लास रिजर्व सीट दे दी, रिजर्व तो आज भी है ना इंडिया में कुछ, अगर आप देखेंगे जाके कि आज भी हमारे देश, और ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि रिजर्व कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलती है, इट्स 340 और 342, I don't exactly remember, so and 340 I think. So just go through that also because ये क्वेश्चन भी शायद पहले आया हुआ है एसयूईटी में। तो वो रिजर्व तो आज भी है बट सेपरेट नहीं है, सेपरेट अलग है रिजर्व से। ये डिफरेंस समझ में आएगा आगे आपको रिजर्व और सेपरेट का? या ओके, थैंक यू पूना भैया। पूना पैक्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से? हाँ ओके फाइन, ठीक है। बाकी अगर कोई और क्वेरी हो तो यू कैन पुट इन द ग्रुप आल्सो, ठीक है। देन फाइन, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग और कीप नहीं हो, ठीक। अजय कुछ बोल रहे हैं? ओके ओके, ठीक है, फाइन, बाय, गुड, थैंक यू भैया। बाय बाय। हेलो, थैंक भैया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये कम, मतलब मे बी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है आज सुबह है करके। कल भी बहुत लोग पहले छोड़ गए थे ना, ओके तो उन्होंने ओके, पढ़ा ही नहीं होगा अब तक, और ठीक है, मेनी कोई बात स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर ही करते हैं। ठीक है, बट आई वुड एडवाइस कि जो लोग आई थिंक ज्यादा बेनिफिट लाइव में होता है कि वी हैड एन इंटरेक्शन एंड ऑल थिंग्स। बाकी लाइव तो यार रिकॉर्डेड तो आपको बहुत सारी मिल जाती है। रिकॉर्डेड आई थिंक अंबेडकर के ऊपर अगर आप एक बार जाएंगे यूट्यूब पे तो यू वुड फाइंड हंड्रेड्स ऑफ द वीडियोस। तो ठीक है, बाकी सबका अपना अपना चॉइस है। आई वुड सजेस्ट कि आपका ज्यादा फायदा लाइव में है, तो ट्राई टू बी ऑन दैट लाइव। और वो हमारा इस इनिशिएटिव का भी यही मकसद है कि आपको जितना ज्यादा इंटरेक्शन और लाइव आपके डाउट्स क्लियर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है, थैंक यू। भैया।